नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण के दूसरा पार्ट जो है यूनानी मकदूनियाई आक्रमण। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग यूनानी मकदूनियाई आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी आक्रमण जो है ये दूसरा जो आक्रमण हुआ है भारत पर, तो यूनानी मकदूनियाई आक्रमण ये कहा जाता है। इसका नेतृत्व जो है सिकंदर ने किया था। ठीक है, तो देखिए आगे। सिकंदर जो है वो फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जिसका फिलिप द्वितीय का शासनकाल 359 से 336 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल था। और इसकी जो है फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर जो है आपका मकदूनियाई यूनान का शासक होता है। आगे देखिए, सिकंदर के जो गुरु होते हैं वो हैं अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु, ये भी एक चीज लोग जान लीजिए कि जैसे आपके अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। ठीक, प्लेटो को गुरु कौन थे? सुकरात। और अरस्तु का जो है शिष्य कौन हुआ? सिकंदर। ठीक है, ये आपका देखिए एक से बढ़कर एक जो है गुरु आपके हैं यहाँ। सुकरात का गुरु शिष्य प्लेटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य सिकंदर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन शिष्य है इसका। तो ये हो गया। आगे देखिए, अब जो है सिकंदर जब जो है शासन सत्ता उसके हाथ में आती है तो फिर ये बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही साहसी और बहुत इसके बचपन से ही इसके दिमाग में था कि हमें जो है विश्व विजय करनी है। और इसके शिष्य जो अरस्तु इनके गुरु थे, इनका भी जो है बहुत प्रभाव था सिकंदर पे। तो उसने जो है शासन सत्ता के पा जाने पर और जो है ये कार्य को, जो उसकी दिल इच्छा थी कि विश्व विजय करना है, उस कार्य को यह प्रारंभ करता है। उसके बाद ये जो है एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्टीरिया, सोडियाना, ये सबको जीतते हुए दारा तृतीय जो है, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, दारा तृतीय को आराविला के युद्ध में हराता है 331 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको सब हराते हुए ये आ जाता है आपका पश्चिमोत्तर भारत तरफ। ठीक है, ये जो है भारत की तरफ विजय के लिए निकलता है 326 ईसा पूर्व में। ये जो है भारत की तरफ विजय के लिए आगे बढ़ता है। तो देखिए उस समय की जो पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत दोस्तों देखिए यही एरिया है आपका, है ना, ये एरिया आपका पश्चिमोत्तर भारत है। इसमें ही जो है आप देखते हैं, जो अभी आपने पीछे वीडियो में पढ़ा, जो विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण जो ईरानियों ने किया वो इधर से ही किया था। ठीक है, और जो सिकंदर ने आक्रमण किया है वो भी इधर से ही किया है, पश्चिमोत्तर भारत की तरफ से, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इधर से आप वो लगता है कि इधर से क्यों नहीं है भाई, इधर से हो रहा है तो इधर से भी होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए। तो दोस्तों इधर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ जो पर्वत है, ठीक है ना, दुरूह रास्ते हैं, पर्वत है, तो यहाँ से मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ आप देखते हैं तो सारे समुद्र है, इधर भी पानी है, इधर भी समुद्र है। ठीक है, तो बिना अच्छे जल बेड़ा के, बिना
तो यहाँ से आना मुश्किल था और ये जो है आसान रास्ता था। ठीक है, आगे चल के आप देखते हैं जो अंग्रेज, पुर्तगाली, डच जो आते हैं तो पानी के ही रास्ते यहाँ से प्रवेश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि इधर पश्चिमोत्तर रास्ते पे जो ये पश्चिमोत्तर उस समय जो पोजीशन थी, कंडीशन थी, तो ये जो जगह था, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे राजतंत्र, गणतंत्र जो है, स्वतंत्र जो है राज्य थे और आपस में लड़ते रहते थे। जैसे राजतंत्र नहीं चाहता था कि गणतंत्र रहे, गणतंत्र नहीं चाह रहा था कि भाई राजतंत्र रहे, आपस में जो है लड़ाई संघर्ष जो है आपस में बना हुआ था। ठीक है, तो ये और इस सब लड़ाई की वजह से जो उस समय जो है सिकंदर को एक अच्छा मौका मिला कि इस पे जो है कब्जा करने का। ठीक है, तो इस पर जो है सिकंदर आपका हमला करता है। ये जनजातियां दोस्तों बड़ी वीरता के साथ जो है सिकंदर का प्रतिरोध करती हैं, लेकिन जो है हारती हैं। आगे जो है आम्भी जो कि तक्षशिला का शासक होता है, ये जो है अपने जो है राज्य के कार्यकारी को भेजता है कि मित्रता का संदेश भेजता है, उपहार भेजता है। और उसके बाद जब सिकंदर तक्षशिला में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जो है यहाँ पे उसका जो है उसके राज्य में स्वागत होता है, आवभगत होता है। तो उत्सव मनाता हुआ जो है सिकंदर आगे बढ़ता है। और सिकंदर आगे बढ़ता है तो दोस्तों जो है पोरस से जो है, जो कि उसका देखिए झेलम, पोरस का राज्य जो है झेलम व चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। देखिए ये यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो ये देखिए ये झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है। ठीक है, इसी बीच में जो है इसका पोरस का राज्य था। तो ये जो है इसके आज भी जो है संदेश भेजता है सिकंदर। तो पोरस कहता है कि आपका स्वागत जो है हम युद्ध के मैदान में करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है अब जो झेलम नदी थी और यूनानी जिसे हाइडेस्पीज कहते हैं, वितस्ता जो नाम है, तो वहाँ पे जो है सेनाएं इकट्ठी होती हैं और पूर्वी तरफ आपका जो पोरस की सेनाएं हैं और पश्चिम तरफ जो है पश्चिम झेलम नदी की तरफ आपकी सिकंदर की सेनाएं इकट्ठी होके जो है तट पर रहती हैं और युद्ध के लिए। अच्छा, उसी समय जो है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो दोनों तरफ की सेनाएं जो है, एक तरफ पश्चिमी तट पे सिकंदर और उस तरफ जो है पोरस की पूर्वी तरफ जो है डट गई थी, युद्ध के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद बारिश का वो था, तो जो है चतुराई पूर्वक सिकंदर नदी को जो है पार कर जाता है। और ऐसी जो है उफनती हुई नदी बारिश में जो है पार करता है, जो कि पोरस को और पोरस की सेना को ऐसा अंदेशा ही नहीं था कि जो है इसकी सेना नदी पार कर जाएगी। ठीक है, तो बड़ा जो है भीषण युद्ध होता है और उसमें बड़ी बहादुरी से सेना जो है पोरस की लड़ती है, लेकिन थोड़ा सा जो मौसम था उसके विपरीत हो गया था। जैसे आप देखते हैं कि बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो बारिश होने की वजह से जो भारतीयों के धनुष थे वो काफ़ी बड़े थे, तो जब ज़मीन गीली हो गई तो धंस गए, तो चल नहीं पाए। और जो उसकी हाथी थे, हाथी की संख्या ज़्यादा थी, तो हाथी जो है ये घोड़े जो थे, जैसे सिकंदर की सेना थी वो घोड़े का प्रयोग करती थी, और जो हाथी जो भारतीय थे ज़्यादातर हाथी थी, तो हाथी क्या थी, ज़्यादा तेज चल नहीं पा रही थी, और घोड़े जो है वो तीव्र गति से आपके भारतीय सेनाओं का संहार कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह जो है कई रीजन होते हैं जो है कि अंततः पोरस की जो है सेना हारने लगती है। तो जब ये देखता है पोरस की अब सेना हार जाएगी, तो फिर जो है
अपने हाथी को जो है घुमा लेता है वापस। तो सिकंदर ये देखता है तो कहता है कि आंधी से बोलता है कि आंधी तुम जाओ और उसको जो है बोलो कि जो है समर्पण कर दे। तो जैसे ही उसके पास पहुंचता है, आंधी जो है पोरस के पास पहुंचता है, उसको 9 घाव, शरीर पे 9 घाव लगे हुए थे उस समय पोरस के। तो जो आंधी जैसे ही पहुंचता है तो एक बार अपनी पूरी ताकत जो है जुटा करके और भाले से आंधी पर हमला करता है और आंधी जो है बच जाता है, उसकी जो है हत्या, मतलब वो मार नहीं पाता है पोरस आंधी को। तो समर्पण करने के लिए जो है मित्र को कहता है, पोरस के मित्र को कहता है कि आप जाइए और अपने जो आपके मित्र पोरस हैं उनको आप जो है उनसे समर्पण करने के लिए कहिए। अच्छा, जब ये जाते हैं इनके मित्र तो पोरस मान जाता है और जो है राज्य में उसको बेड़ियों से उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है और उसकी जो है वैसे ही राज्य में उसको राज दरबार में जहाँ कैंप था सिकंदर का, उसको प्रस्तुत किया जाता है पोरस को। तो सिकंदर कहता है कि बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या सलूक किया जाए आपके साथ। सिकंदर जो है पोरस से कहता है। तो पोरस बड़े ही दृढ़ता से और बिना डरे निर्भय होकर कहता है कि एक राजा के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही व्यवहार आप जो है मेरे साथ भी करिए, ठीक है। तो इस वीरता को देखते हुए सिकंदर जो है उसके सारे राज्य को जो है लौटा देता है और मित्र बना लेता है अपना सिकंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी जो लड़ाई थी पोरस और सिकंदर का, ये परिणाम निकल कर आता है, ठीक है। आगे देखिए। और अब इस लड़ाई में जो है जो स्थान युद्ध हुआ था वहीं पे उसका घोड़ा खत्म हुआ था और बुका फैला उस स्थान को जो है, जो मेन स्थान पे था जहाँ पे जैसे लड़ाई हुई थी वो है निकया, और पोरस पे विजय के उपलक्ष्य में इस निकया नगर को जो है बसाता है सिकंदर। और दूसरा एक जगह स्थान होता है जहाँ पे घोड़ा उसका मरता है, उसका प्रिय घोड़ा था सिकंदर का, तो उसका उस स्थान को जो है बुका फैला नाम से एक नगर को बसाता है, ठीक है। ये भी बुका फैला जो है झेलम नदी पे था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब जो है सिकंदर बढ़ता है आगे कुछ और राज्यों को जीतते हुए, तो ये पहुंच जाता है ब्यास नदी के पश्चिमी तट पे। तो यहाँ पे जो है उसकी सेनाओं में विद्रोह हो जाता है और वो सेनाएं कहती हैं कि हम जो है आगे युद्ध नहीं करेंगे, हम जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस तरह सिकंदर जो है काफ़ी समझाता है अपनी सेनाओं को, पूरा उत्साह उनमें भरता है, लेकिन जो है सैनिकों में जो काफ़ी चोट खाए हुए थे, काफ़ी दिनों से निकले हुए थे, और जो उनके माइंड में भी चल रहा था कि इतने छोटे छोटे राज्य जो है और ने इतना कड़ा प्रतिरोध किया है, तो आगे अब जैसे उस समय जो है देखिए मगध जो था, मगध में धनानंद का एक विशाल साम्राज्य उस समय जो है राज्य कर रहा था, एक विशाल साम्राज्य था, धनानंद शासक था। और ये जो है बड़ा ही लोभी था, इसने तो चट्टान के नीचे बहुत सारा सोना रुपया दबा के रखा था। तो इसकी ताकत, इसकी जो है बलशाली सेना को जब इनके सैनिकों ने सुना कि इतनी विशाल सेना है, इतने हाथियां हैं, तो फिर और जो है इन जो है सेना थी उनका मनोबल टूट गया था। तो इनकी वजह से जो है
और जो वातावरण भी था, जैसे कि जो आपके यूनान का वातावरण है और भारत का वातावरण में काफ़ी फ़र्क था। काफ़ी लोग बीमार थे, काफ़ी लोग जो है ख़त्म हो गए थे युद्ध के दौरान, काफ़ी लोग घायल हो गए थे। तो वे जो है इसलिए विद्रोह करते हैं कि अब उन्हें घर जाना है, अब आगे वो लड़ाई नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है सिकंदर मान जाता है और वहाँ से फिर सेना को जो है, जैसे नियार्कस जो था वो उसका जो है जल सेनापति, जल जो बेड़ा था उसका सेनापति था, तो उसको जो है वापस करता है और अपना भी जो है वहाँ से बैक होता है। उसकी जो भारत में अंतिम विजय थी दोस्तों, वो अंतिम विजय थी ये पाटल राज्य। और ये जो आक्रमण हुआ था ये भारत पर दोस्तों ये दूसरा आक्रमण था और यूरोपी का ये पहला आक्रमण था भारत पर। अब देखिए एक चीज इसमें जो है, जो सिकंदर था उसकी जो है आप देखेंगे, अच्छा 19 महीने भारत में रहा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 19 महीने वो भारत में रहा और कहाँ से वापस होता है, ब्यास के आगे नहीं बढ़ती। ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ब्यास नदी पे से आगे नहीं बढ़ती है। 19 महीने वो भारत में रहा और भारत से निकलने के पहले सिकंदर ने जो अपना विजय प्राप्त करती थी, जो विजित क्षेत्र थे, उसको 4 प्रशासनिक इकाइयों में शासकों को बांट देता है। 4 प्रशासनिक इकाइयों में किसको किसको बांटता है वो आप देखिए। जैसे सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग फिलिप को देता है। सिंधु व झेलम का भाग जो है तक्षशिला के शासक आम्भे को देता है और झेलम व ब्यास नदी का भाग पोरस को देता है और सिंधु का निचला भाग जो है पिथोन को देता है। ये जो है प्रशासनिक जो उसके क्षेत्र थे बांट करके फिर वो वापस लौट जाता है। वो आकर के बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए कि ये एक ऐसा इतिहास पुरुष है सिकंदर, जो कि 3 देशों में अलग अलग, एक जगह जन्म होता है, दूसरी जगह उसका जो है मृत्यु होती है और तीसरे देश में उसको जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे आप देखिए कि उसका जन्म मकदूनिया यूरोप में हुआ था 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब उसकी मृत्यु जो हुई थी वो बेबीलोनिया में हुई थी। बेबीलोनिया कहाँ है ये आप देखिए, एशिया, 323। और अंतिम जो है संस्कार सिकंदरिया, ठीक है, अफ्रीका में हुआ था 323 BC में। ठीक है, अलग अलग देशों में जो है इसका ये सारी जन्म हुआ, मृत्यु हुई और अंतिम संस्कार 3 अलग अलग देशों में हुआ। और उसके बाद अच्छा, अब इसके प्रभाव भी हम देख लेते हैं कि विदेशी आक्रमण जो है सिकंदर का क्या प्रभाव, जो सिकंदर ने आक्रमण किया यूनानी आक्रमण का क्या प्रभाव रहा, इसको आप देखिए नियार्कस अरिस्टोबुलस एनासिक्रिटिस, इन्होंने जो चीज़ें हुई उसको जो है इन्होंने लिखा, लिपिबद्ध किया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, आप देखते हैं तो पीछे जो है तिथि वाइज चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, लेकिन इनके आक्रमण के होने से इन सब जो है आपके जो रचनाकार हैं तो इन्होंने लिखा, तिथिबद्ध जो सूचनाएं थी उसको तिथिबद्ध किया। तो फिर जो है आज हमें इतिहास में इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी से हमें मौर्य काल की जानकारी होती है कि कब जो है चंद्रगुप्त मौर्य का इत्यादि बहुत सारी जानकारियाँ, क्योंकि अब जो है तिथि में लिखा जाने लगा। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। और देखिए छत्रपद प्रणाली भी जो कि भारत में आगे चल के
यूज होती थी वो भी होने लगा। मुद्रा निर्माण का भी जो है भारतीयों ने इससे प्रभाव पड़ा, इससे जो है इन्होंने निर्माण करना भी प्रारंभ करना चालू कर दिया था। गांधार शैली ये भी आपका है। गांधार शैली आगे चल के देखेंगे आप, दूसरी शताब्दी में जो है ये प्रभाव आपका सिकंदर का ही है, आक्रमण की वजह से, जो उस समय की प्रभाव से, यूनानियों के प्रभाव से सीखा था भारतीयों ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने विदेशी आक्रमण में यूनानी मकदूनियाई आक्रमण को पढ़ा, जो कि सिकंदर के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जो है हमने पहले वीडियो में ईरान के जो है पढ़ा था। ईरान जो भारत का पहला आक्रमण था, विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, हक्कामनी वंश ने। और दूसरा आक्रमण आपका ये है जो सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।